तो कैसे हो मेरे दोस्तों, कैसे हो। तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जूनियर स्टडीज। तो आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 के चैप्टर केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वन शॉट वीडियो। ठीक है, अच्छा तो लग रहा हूँ ना, पता चला भाभी मिल जाए यहीं से। तो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो सबसे पहले स्लाइड में हमारा टाइटल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज एसेंशियल इन केमिस्ट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री का, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो होता है वो समझने में थोड़ी मुश्किल आती है। तो बेफिक्र रहकर बैठिए और कार्यक्रम को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर इस चैप्टर को हम पूरी तरीके से खलास कर देंगे और साथ ही में इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहला जो स्लाइड है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो आप सभी को तो फिजिकल और केमिकल के डिफरेंस के बारे में पता होगा। तो फिजिकल चेंजेस को आप लोग मोस्टली ये समझ लीजिए, वो चेंजेस जो चेंज हम अपने आँखों से देख सकते हैं और उन चेंज को हम अपने आँखों से देख सकते हैं, और वो जो चेंज होता है वो किसी तरीके का एक नए प्रोडक्ट का क्रिएशन नहीं करता। यानी कि फिजिकल चेंजेस में कोई नए तरीके का सब्सटेंस और मटेरियल क्रिएट नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंजेस में एक नया प्रोडक्ट क्रिएट होता है। तो अभी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि मेटल्स कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है लस्ट्रस। यानी कि लस्ट्रस का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा इस पूरे स्लाइड को, क्योंकि ये रॉकेट साइंस तो है नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेरे पास स्लाइड है और यानी कि पॉइंट है वो है लस्ट्रस। मेटल्स पोजेसेस ए कैरेक्टरिस्टिक शाइनी अपीयरेंस कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, मेकिंग देम विजुअली डिस्टिंक्ट एंड वैल्यूएबल फॉर डेकोरेटिव पर्पस। यानी कि लस्ट्रस का मतलब होता है चमकने वाली चीज़ें। यानी कि हमें पता है कि ज़्यादा जो मेटल होता है वो चमकते हैं, यानी कि उसमें एक शाइनी अपीयरेंस होता है, उसे कहते हैं लस्ट्रस। यानी कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा सबसे पहला पॉइंट। अभी देन हमारे पास है मेलिएबल। मेलिएबिलिटी क्या है, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल हाईली मेलिएबल मेटल। यानी कि मेलिएबिलिटी क्या है, तो मेलिएबिलिटी को आप लोग इस तरीके से समझिए कि वो मेटल्स का प्रॉपर्टी जिसके कारण हम एक मेटल के टुकड़े को, समझ लीजिए एक मेटल का टुकड़ा है और इसे हम बीट करके इतना सा, हाँ, इसे हम फिर हथौड़े से बीट करके, ये आप एक हथौड़ा मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारा मेटल यहाँ पर रखा हुआ है। इसे हम जब ऐसे बीट करेंगे यानी कि इसमें हथौड़ा मारेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेटल को थिन शीट यानी कि कागज़ जैसे पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि हम एक इसका और एग्जाम्पल जो है हम इसे कह सकते हैं, हमें काजू कतली में जो सिल्वर का फॉइल दिखता है यानी कि जो छाननी की चमक दिखती है वो भी आता है सिल्वर फॉइल से, और वो सिल्वर फॉइल बनता है सिल्वर मेटल को बीट करके। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हाईली मेलिएबल मेटल। यानी कि गोल्ड और सिल्वर दो ऐसे मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल है और वो मेलिएबिलिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, हमने यहाँ पर देखा कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स इसका ऑपोजिट होगा। यानी कि नॉन मेटल्स होंगे नॉन मेलिएबल। तो नॉन मेलिएबल का मतलब क्या हुआ कि जब हम इसे हथौड़े से बीट करने की कोशिश करेंगे तो जो नॉन मेटल होगा, जैसे कि कोयला हो गया, नॉन मेटल रॉक्स हो गए, नॉन मेटल कैल्शियम ऑक्साइड हो गया एक्सेट्रा, वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो टूट जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टाइल। यानी कि डक्टाइल का मीनिंग देख लेते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, कॉपर एंड एल्यूमिनियम डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल डक्टिलिटी, मेकिंग देम आइडियल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग। यानी कि यहाँ पर डक्टिलिटी यानी कि हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, ऐसे थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने जो घर पे तार देखा, तार दिखते हैं, वो हम किसी मेटल से ऐसे तार जैसे थिन वायर्स बना सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है वो होता है गोल्ड। ठीक है, वो होता है गोल्ड, लेकिन हम गोल्ड के तार ज़्यादातर नहीं बनाते हैं।
और उसका कारण मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। कोई है क्या यहाँ पर जिसके घर में गोल्ड के तार लगे हुए हैं? और इसी कारण से हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कॉपर को, जो डक्टाइल भी होता है और उसका कॉस्ट भी लो होता है और साथ ही में वो कंडक्टिव भी होता है। और कंडक्टिव बोलते से ही हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो है कंडक्टिव, यानी कि कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? दे इफेक्टिवली कंडक्ट बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच इज़ वाई मेटल्स आर यूज्ड एक्सटेंटिवली इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड कुकिंग यूटेंसिल्स। यहाँ पर कहा क्या गया है कि ये जो मेटल्स होते हैं, यानी कि ज़्यादातर मेटल कंडक्टिव होते हैं, वो दोनों यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जब वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं तो उसके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, मेटल्स को ज़्यादातर घर के वेयरिंग में यूज़ करते हैं और साथ ही में खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मेटल होता है, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है, वो होता है सिल्वर। ठीक है, ओके, अच्छी तरीके से लिख देता हूँ एक बार। जो होता है हमारे पास सिल्वर, तो सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिव मेटल है वो है सिल्वर। ये बोथ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। उसके बाद है हमारे पास एडिशनली मोस्ट मेटल्स आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी। दे पोजेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नोटेबली एक्सेप्शनल इंक्लूड सोडियम एंड पोटेशियम। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि इन पॉइंट्स के साथ ही, यानी कि यहाँ पर जो ये 4 पॉइंट्स मेंशनड है, उसके अलावा भी हमारे पास दूसरे क्राइटेरियाज होते हैं हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स में। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो होता है हमारा हार्डनेस, फिर हो सकता है डेंसिटी, और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन इन सभी का जो एक्सेप्शन है वो है हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम यानी कि Na और पोटाशियम यानी कि K, ये दोनों ही ना हार्ड है, ना इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ना ही इनके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट है। ये दोनों ही एयर के कांटेक्ट में आने से ही इग्नाइट हो जा सकते हैं। इसलिए ये दोनों मेटल तो है लेकिन मोस्टली एक्सेप्शनल होते हैं। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ, जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो हमने अभी देख लिया जो मेटल्स के प्रॉपर्टीज थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? तो नॉन मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो मेटल का उल्टा होगा। यस, सिंपली डैट। तो मेटल्स का उल्टा, तो सबसे पहले जो हमें मिला था, यानी कि सबसे पहला जो हमें क्राइटेरिया मिला था वो था लस्ट्रस यानी कि ज़्यादा चमकने वाला। तो हम यहाँ पर लस्ट्रस का ऑपोजिट लिखेंगे डल अपीयरेंस वाला। तो ज़्यादातर जो होते हैं नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस के होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा चमकते नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जो आयोडीन नॉन मेटल होता है वो भी चमकता है। आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों नॉन मेटल जो होते हैं, इनका भी एक साइन होता है, यानी कि ये दोनों लस्टर्स होते हैं। यानी कि एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री और एक्सेप्शन का रिलेशनशिप मियाँ बीबी का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन और ग्रेफाइट भी एक्सेप्शन है, ये दोनों ही एक्सेप्शन है और ये दोनों ही चमकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्रिटिलिटी, जो है ऑपोजिट ऑफ मेलिबिलिटी। फिर है हमारे पास नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, यानी कि जो हमने लिखा अभी देखा हमने मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ में, उसका सिर्फ आप उल्टा लिख दीजिए एंड यू आर डन। यस, आपका काम बन गया है। अभी चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल्स के किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास मेटल है, यानी कि एग्जाम्पल है, वो है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड दैट आर बेसिक इन नेचर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है जब मेटल्स, ठीक है, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? तो वो फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड। और जो ये मेटल ऑक्साइड होते हैं ये ज़्यादातर होते हैं हमारे पास बेसिक मेटल ऑक्साइड, यानी कि ये जो ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड बने यहाँ पर सोडियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि सोडियम ऑक्साइड, ये क्या होगा, इसका जो नेचर होगा वो होगा बेसिक। और जो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी होगा बेसिक। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ दी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक। तो अब सभी को बेसिक का तो मतलब पता होगा। बेसिक का जो मतलब है हमने एसिड और बेस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने एसिड और बेस चैप्टर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर चैनल में आप लोग चेकआउट करेंगे और हमारा 1 शॉट वीडियो देख लेंगे एंड यू विल बी डन, सो डन। तो ठीक है,
तो यहाँ पर द एंड रिजल्ट दैट वी गेट इज मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म ऑक्साइड्स दैट आर बेसिक इन नेचर. And for non-metal form acidic oxide. Non-metal combine with oxygen to produce non-metal oxide which are acidic in nature. Example include carbon dioxide and सल्फर डाइऑक्साइड. यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनका जो ऑक्साइड होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्सेप्शन. हाँ, एक्सेप्शन. एक सेकंड रुकिए. तो अभी देखते हैं हम एक्सेप्शन की तरफ. जो ये एक्सेप्शन है यानी कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और मैं आपको अगर ये और इन दोनों पॉइंट को और अगर समझाने जाऊँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इनका जो मेटल ऑक्साइड होगा यानी कि सोडियम ऑक्साइड जो है हमारा बेसिक नेचर का और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है वो है बेसिक नेचर का. इन दोनों का हम कैसे पता करते हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू यू नो दैट दिस ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग रिएक्शन लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. इसके लिए आप लोग कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हमें पता है कि जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और इस सॉल्ट के फॉर्मेशन के साथ ही वाटर भी फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस लेट्स से HCl. तो इसका जो आंसर आएगा या इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा एक सॉल्ट और वाटर यानी कि H2O. ठीक है. तो हमें ये मिलेगा. तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं यानी कि मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. उसके बाद यहाँ पर ये लाइन आप लोग नोटिस कीजिए दैट दिस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फ्रॉम बेसेस. ठीक है. ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और एक फंक्शनिंग बेस का प्रोड्यूस करते हैं. यानी कि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना बेसिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है. जैसे कि सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसके साथ इसी के साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर दे फ्रॉम एसिड. यानी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O रिजल्ट्स इन एन एसिड. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि एक सेकंड की. ठीक है. तो चलिए अब देखते हैं हम एक्सेप्शन की तरफ. जो हमारा एक्सेप्शन है यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का यही मतलब समझ लीजिए कि ये जो मेटल ऑक्साइड होंगे ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नहीं होंगे. यानी कि ये जो मेटल ऑक्साइड होंगे ये दोनों ही नेचर शो करेंगे. यानी कि एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों ही शो करेंगे. हमारे पास दो ही है पर NCERT में एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम मेंशन है. एक है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो दूसरा है हमारे पास वो है जिंक ऑक्साइड. आप दोनों इसका नाम याद रखिए एंड यू विल बी फाइन. ठीक है. तो ये दोनों जो हमारे पास ऑक्साइड है ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं. यानी कि ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट नेचर शो करते हैं. कभी अगर ये किसी एक्सपेरिमेंट में ये एसिडिक नेचर शो करेगा और किसी एक्सपेरिमेंट में ये बेसिक नेचर शो करेगा. ठीक है. किसी एक्सपेरिमेंट में बेसिक और किसी एक्सपेरिमेंट में एसिडिक नेचर. तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. जो है हमारे पास रुकिए रिएक्टिविटी विथ वाटर एंड एसिड. तो हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर हम ये देखेंगे और फिर हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स हम ये भी देखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है. मेटल्स डिस्प्ले रिएक्टिविटी विथ वाटर इन बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है. तो यहाँ पर हाँ एकदम ठीक. तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए. मैं आपको ये स्लाइड में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो यहाँ पर कहा गया है कि डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विथ वाटर एंड एसिड. ठीक है. एक मेटल दूसरे मेटल के जैसा ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है. और ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये फॉलो करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ को. यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब कौन कितना रिएक्टिव है उसका एक सीरीज होता है, उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़. और ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करना ही होगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बार आपको रफली रिएक्टिविटी सीरीज़ के कुछ एग्जांपल लिख के देता हूँ. सबसे पहला होगा हमारे पास पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फरारी यानी कि फेरस.
तो यहाँ पर क्या मिला है हमारे पास, सोडियम आई मीन पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड फेरस यानी कि आयरन। तो यहाँ पर ये जो हमें रिएक्टिविटी मिले सीरीज, तो ये क्या होगा कि डिफरेंट पोजीशन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारे पास पोटाशियम, फिर होते हैं हमारे पास रिएक्टिव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इन तरीके के मेटल, ठीक है। और फिर हो गया हमारे यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर इस ग्रुप को कंसिडर किया गया है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ग्रुप में, और फिर जिंक, कार्बन, ये आई मीन जिंक, आयरन, ये दोनों एक ग्रुप में। यानी कि यहाँ पर हमने इस रिएक्टिविटी सीरीज को 3 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहला ग्रुप होगा पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, जो होंगे वेरी हाई रिएक्टिव मेटल। फिर है हमारे पास मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जो है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। और उसके बाद है हमारे पास जिंक और फेरस, जो है कुछ कम रिएक्टिव मेटल, यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल हम इसे कह सकते हैं। तो जो तो जो सबसे पहला मेटल है यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल किस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं उसे हम देखेंगे। सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट्स विगरसली विथ कोल्ड वाटर। यानी कि ये जो तीनों मेटल है, ये तीनों मेटल कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, यानी कि ठंडे पानी के साथ भी। तो सबसे पहले सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म होने के साथ ही इस हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। क्योंकि ये आग लगने का कारण यही है कि ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, इसको इनफ हीट मिल जाता है ताकि ये जल सके। उसके साथ ही जब पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्रिएट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी जल जाता है, और इसके जलने का कारण है हाई रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम, जो इस हाइड्रोजन को जलाने लायक हीट जनरेट करता है। लेकिन ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर कैल्शियम को जब हम हाइड्रोजन के साथ यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो ये हाइड्रोजन क्रिएट होता है, ये हाइड्रोजन जल नहीं पाता, ठीक है, ये बर्न नहीं करता, हाइड्रोजन ये बर्न नहीं करता। और इसके बर्न ना करने के पीछे मेन जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि मेन जो रीजन है वो है कि कैल्शियम जो है वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है इन दोनों से, और ये इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता कि ये हाइड्रोजन को जला पाए। और इसके कारण क्या होता है, जब हम पानी में कैल्शियम के टुकड़े को डालते हैं तो ये कैल्शियम के टुकड़े के साइड में ऐसे हाइड्रोजन के बबल क्रिएट होने लगते हैं, और ये जो हाइड्रोजन के बबल क्रिएट होते हैं ये इस कैल्शियम के टुकड़े को क्या करते हैं, सरफेस तक ले आते हैं। यानी कि ये इस कैल्शियम के टुकड़े को बलून जैसा बना लेते हैं, ठीक है, बलून जैसा बनाकर इसे ऊपर तक ले आते हैं, यानी कि इसे तैराने लगते हैं। तो हमने क्या देखा कि कैल्शियम का जो रिएक्शन होता है उससे आग नहीं लगती, क्योंकि कैल्शियम लेस रिएक्टिव होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। उसके बाद है हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, यानी कि वो मेटल जो इतने ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, इतने कम रिएक्टिव भी नहीं है, यानी कि मैग्नीशियम ऑफ एल्यूमिनियम इन और केस। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ये दोनों सिर्फ हॉट वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों सिर्फ हमारे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, हॉट वाटर के साथ और स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन करने के लिए। सो इसके कारण क्या होगा, मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और साथ ही एल्यूमिनियम सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर अगर मैं आपको साफ तरीके से लिख दूँ तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड स्टीम वाटर। और साथ ही में जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम ओनली रिएक्ट्स विथ स्टीम वाटर, ठीक है, मतलब भाप के साथ ही रिएक्ट करता है, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो हमने यहाँ पर अभी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है यानी कि हॉट वाटर के साथ, देन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। सिर्फ इन दोनों केस में ही, यानी कि पोटाशियम और सोडियम के केस में ही जो यहाँ पर वो होता है, यानी कि रुकिए, तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी होगी कि ये हाइड्रोजन गैस सिर्फ आग लगती है इन दोनों के केस में, यानी कि पोटाशियम और सोडियम। उसके बाद के जो सारे रिएक्शन होते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन गैस को आग लगने लायक हीट प्रोड्यूस नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस वाटर, जो प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है हमारे पास लो रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास फेरस यानी कि आयरन और जिंक है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और स्टीम के साथ रिएक्ट करने के साथ ही ये फॉर्म करते हैं फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस और जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस,
ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन समझा दिया है, आप लोगों को इसे याद करके याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। जब अभी बढ़ते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड की तरफ, ठीक है। बाल ठीक होने चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो, परफेक्ट। उसके साथ ही है हमारे पास अभी रिएक्शन विद एसिड, यानी कि मेटल्स किस तरीके के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मोस्टली आपको एक फंडामेंटल याद रखना है कि मेटल प्लस एसिड, यानी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि मेटल प्लस एसिड, तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन होगा और इसके साथ ही सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये ज़्यादा टफ नहीं है, आपको मैं एक बात समझा देता हूँ, उसके बाद ये बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन नोटिस करने के वाली बात है, उसके बाद तो सारे के सारे इजी ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोटिस करने वाली बात है ये है कि ये जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा, यहाँ पर आप हाइड्रोजन को भी पुट कर दीजिए। ये सारे के सारे मेटल है, लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन नॉन मेटल को भी पुट करेंगे। इसको पुट करने का कारण क्या है मैं आपको समझाता हूँ। नॉन मेटल हाइड्रोजन को हमने पुट कर दिया, उसके नीचे वाले जो मेटल होंगे, यानी कि जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, देन वी हैव कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो हमारे पास मेटल है ये कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। और हम सबको पता है एसिड का जो एसिड हाइड्रोजन के बिना नहीं बन सकता, क्योंकि HCl देख लीजिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड देख लीजिए, इन सभी में हाइड्रोजन होना ही चाहिए। इसलिए हम आपको याद रखनी है कि ये जो हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल्स है, यानी कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है हमारे पास जिंक प्लस HCl, यानी कि हम जब जिंक मेटल को HCl में डालते हैं तो क्या होता है, तो ऑब्वियसली इजीली हम कह सकते हैं कि जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और देन फॉर्म होगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हम आयरन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद आयरन प्लस HCl विल रिजल्ट इन फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ इस तरीके का फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज अरेंजेस मेटल इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, हेल्पिंग अस प्रिडिक्ट केमिकल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया पहले ही दे रखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम मोस्टली जिस कॉन्सेप्ट पर अभी फोकस करेंगे वो होगा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबिलिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है। यहाँ पर हम इसी पोजीशन पर फोकस करेंगे कि हमें रिएक्टिविटी सीरीज किस तरीके से ये बता सकते कि कोई मेटल डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा एक सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, A प्लस BC विल रिजल्ट इन AB प्लस C, ठीक है। यहाँ पर जो आप ये BC देख रहे हैं ये एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। मेटल, रुकिए यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर एक मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, एक मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से एक दूसरा मेटल उसे डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि इस मेटल को डिस्प्लेस कर कर ये इसका जगह ले लेता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो एग्जांपल हमें गिवन है वो है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट है ये एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, और इसे कॉपर सल्फेट, हम जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट, और कॉपर मेटल जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन दिस सीरीज। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार सीरीज लिख देता हूँ, जो होगा हमारे पास पोटाशियम, देन होगा हमारे पास सोडियम। थोड़े अच्छी तरीके से लिख, सबसे पहले हमारे पास है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और देन आयरन। उसके बाद आता है हमारे पास कॉपर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली मेटल में सबसे यूजेबल मेटल्स में हम जो रिएक्शन में
देखते रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है कॉपर। अभी यहाँ पर देखिए आप लोग, ये जो अभी हमने देखा कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो हमने देखा कि ये जो जिंक है उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर कर दिया, ठीक है। इसने क्या किया, कॉपर को अलग कर दिया और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अपना एक बॉन्ड बना लिया। तो अभी ये जिंक कॉपर को बाहर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये डिपेंड करता है कि जिंक कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो जिंक मेटल है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ही कम रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। यानी कि यहाँ पर हमने देखा जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और इसलिए उसने कॉपर को बाहर कर दिया और नया सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया। अभी क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि बताओ कि आयरन जो है वो अब कॉपर को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो आयरन होता है वो कॉपर को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर जो है आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। और ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि बताओ कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या कहना है कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। और चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है देखिए जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ओर। तो अभी मेटल को हम ओर से कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते कैसे। तो हम सभी ने वो तो देखा ही होगा, और माइनक्राफ्ट कौन कौन खेला है, माइनक्राफ्ट जिसने खेला है उससे तो और के बारे में पता होगा। तो अभी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को देखते हैं हम। तो सबसे पहला हम ओर को निकालते। ओर का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। और एक आप लोग ऐसा टुकड़ा समझ लीजिए पत्थर का, उस पत्थर के टुकड़े में हमें मेटल मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आप समझ लीजिए ये थोड़े थोड़े मेटल है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये जो बाहर के ये अनवांटेड पोर्शन है इसे हटाकर मेटल को निकालना ओर का काम होता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन का काम होता है। तो इसी को हम पढ़ेंगे कि इस मेटल को, अंदर के मेटल को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है हमारे पास एनरिचमेंट, रिमूवल ऑफ गैन्यूज थ्रू हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्लोटेशन। यानी कि यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि इस पत्थर में जो आयरन होगा, आयरन यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ने के बाद ये पाउडर बन जाएगा और पाउडर बनने के साथ ही एक मैग्नेट से आयरन निकाल लो, और साथ ही में हम इसे वॉश भी कर सकते हैं और वॉश करने से भी हमें हमारा मेटल मिल सकता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा एनरिचमेंट सबसे पहला प्रोसेस फिर होता है कन्वर्जन यानी कि कैल्सिलेशन, हीटिंग, रोस्टिंग टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी कि ज़्यादातर जो हमारे पास मेटल होते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक की कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि जो हमारे पास मेटल होंगे, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ फिर से आएगा, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज़, यहाँ लिख ही देता हूँ क्या जाता है, ठीक है, एक बार लिख देते हैं। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फिर कॉपर भी लिख देता है। और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कुछ मर्क्यूरी भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि आप लोग ये इन तीनों को देखिए, इन तीनों को इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पर जो ये मेटल होंगे ये किस तरीके से प्रेजेंट होंगे इन्वायरमेंट में, ये डिपेंड करता है कि वो कितने रिएक्टिव है। ये जो पोटाशियम और सोडियम होगा, ये पोटाशियम और सोडियम आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि देखो सोडियम गिरा हुआ है या फिर पोटाशियम गिरा हुआ है कि उठा लो, ऐसे नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो वो बारिश आते ही चारों तरफ धमाके होने लगते, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो अभी क्या होता है कि सोडियम हमें ज़्यादातर मिलता है सॉल्ट के फॉर्म में, यानी कि घर में जो नमक रखा हुआ है वहाँ पर भी सोडियम है, यानी कि सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। या फिर आप मान लीजिए हमें वो मिलेगा, पोटाशियम मिलेगा अपने बेस के फॉर्म में। इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में हमें मिलता है। ये सारे के सारे अपने प्योर फॉर्म में नहीं होते प्रेजेंट, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी कि हमें आयरन जो है हमें अपने फॉर्म में मिल सकता है, एल्यूमिनियम भी हमें अपने फॉर्म में मिल सकता है। उसके बाद गोल्ड हमें सबसे ज़्यादा रॉ फॉर्म में ही मिलेगा। जो सिल्वर होगा, यानी कि ये सिल्वर है, और जो गोल्ड होगा, ये सारे के सारे हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखो सोना गिरा हुआ है उठा लो, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव नहीं होते। तो अभी देखते हैं हम कन्वर्जन क्या प्रोसेस है।
तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो मैंने ये कहा कि एल्यूमिनियम, आयरन, ये अपने ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म में कि आप मान लीजिए फेरस सल्फेट, ठीक है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा आयरन इन नेचर। यहाँ से हमें इस फेरस को यानी कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। उसके बाद मान लीजिए आप जिंक प्रेजेंट है इस तरीके से, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, तो यहाँ से हमें जिंक निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें जो ये सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर से मेटल को निकाल कर यानी कि इन मेटल को केस में कन्वर्ट करना होता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इन ओर को यानी कि फेरस सल्फेट को फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। और ये जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट प्रोसेस है, या पर 2 प्रोसेस। सबसे पहला है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। अभी कैल्सिनेशन वर्क करता है एक डिफरेंट में और रोस्टिंग वर्क करता है डिफरेंट में। तो जो सबसे पहले कैल्सिनेशन, यहाँ पर रुकिए, तो जो कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो हमें वर्क करता है। यहाँ पर मैं आपको कैल्सिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर कैल्सिनेशन का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जिंक का जो ओर है ये कार्बोनेट है, ठीक है। तो जहाँ पर हमें कार्बोनेट दिखेगा यानी कि CO3 दिखेगा, तो उससे हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करेंगे उसे हम कहेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस में कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे ओर को क्या करना होता है, गर्म करना होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि जब हमें यहाँ पर हीट करना होगा इस कार्बोनेट को और जहाँ पर एयर जो है वो प्रेजेंट ना हो। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच द मेटल कार्बोनेट इज हीटेड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। यानी कि जब हम मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं और जहाँ पर एयर का कोई प्रेजेंस नहीं होता तो हम उसे कहते हैं कैल्सिनेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पर कैल्सिनेशन के प्रोसेस के ले जाने के बाद जब हम जिंक कार्बोनेट को हीट अप करेंगे तो हमें मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस ये बाहर हो जाएगा हमारे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैल्सिनेशन का प्रोसेस, जहाँ पर जिंक कार्बोनेट को जब हम हीट अप करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी हम देख लेते हैं उसका प्रोसेस, यहाँ पर सल्फाइड का प्रोसेस। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं सल्फाइड प्रेजेंट है, ठीक है, सल्फर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको ओर को कहेंगे हम सल्फर ओर या फिर सल्फाइड ओर कह सकते हैं। तो अभी इसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि फेरस ऑक्साइड में ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसे भी गर्म ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म करेंगे। यानी कि जब एयर प्रेजेंट हो तभी हम इसे गर्म करेंगे और इसे गर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसे गर्म करने के बाद हमें सिंपली मिल जाएगा, हमें यहाँ पर सिंपली मिल जाएगा फेरस ऑक्साइड जो हम ढूंढ रहे थे, और साथ ही में बाहर हो जाएगा हमारा गैस जो है वो बाहर हो जाएगा, जो है होगा हमारे यहाँ पर सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर हो जाएगा और यहाँ पर हमें फेरस ऑक्साइड मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे, यहाँ पर रुकिए, तो यहाँ पर उसके बाद का जो हमें प्रोसेस है वो है रोस्टिंग का प्रोसेस, जिसमें हम एयर के प्रेजेंस में हीटअप करते हैं और हमें उसके बाद मिल जाता है हमारा मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड का हम करेंगे क्या, अब जो मेन प्रोसेस है उसके बाद आएगा वो होता है हमारा मेटल ऑक्साइड से हम मेटल को कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे, ज़्यादातर कार्बन के साथ हीट करके रिडक्शन का प्रोसेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में हमारे ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे और हमें एट लास्ट हमारा जो मेटल है वो मिल जाएगा। इसी के जैसे हम जिंक के साथ भी ये कर सकते हैं। उसके बाद इसे हीटअप करने के बाद हमें एट लास्ट जिंक मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में हमारा ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यही होता है हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके बाद है रिडक्शन, जो मैंने आपको अभी समझाया कि हम कार्बन का यूज़ करके जो है हमारा मेटल निकाल लेते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो होता है उसे भी हम समझाएंगे। उसके बाद है हमारे पास रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए एक मेटल का टुकड़ा है जो बहुत गंदा है, इसके अंदर दूसरे अनवांटेड सब्सटेंस भी है, इसे हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू रिफाइन कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसे रिफाइन कर लेंगे। यहाँ का जो प्योर मेटल होगा ये यहाँ पर आकर स्टिक हो जाएगा हमारे इस साइड में, और स्टिक होने के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा यहाँ पर। तो यही होता है रिफाइनिंग का प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टर्म के मीनिंग दिए हुए हैं, यानी कि मिनरल्स किसे कहते हैं, नेचुरली ऑकरिंग
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को ही हम मिनरल्स कह सकते हैं। उसके बाद और क्या होता है, और होता है ऐसे मिनरल्स के सोर्स जहाँ से जब हम मेटल को निकालेंगे तो हमें जेब से भरना नहीं पड़ेगा, हमें प्रॉफिट होगा। उसके बाद होते हैं गैन्यूज, जो होते हैं इम्प्योरिटीज, जैसे कि मिट्टी हो गया, पत्थर हो गए, इस तरीके का। अभी यहाँ पर रुकिए। तो अभी हम देखेंगे जो हमारे पास वो बचे हुए हैं, यानी कि जो हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बन के जो हमने अभी हमारा ओर निकाला था, ठीक है, हमने जो अभी हमारा ऑक्साइड निकाला, यानी कि फेरस ऑक्साइड हमने निकाला, उसके बाद जिंक ऑक्साइड जो निकाला, उसका हमने करा क्या। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमने क्या होता रहता है, अच्छा लगना चाहता हूँ मैं, अच्छा लगना चाहिए नो, ठीक है। एक चीज कहना चाहूँगा, ये सभी को टॉपर बनना चाहिए, लेकिन एक जो पिक्चर बनी हुई है ना इन टॉपर लोगों की, ये सचमा लगाए हुए, भोंडू से कान से तेल बह रहा है, द ओल्ड हेयर स्टाइल ऐसे वाले। नहीं, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा है, लेकिन मैं दूसरा लगाना चाहता हूँ, लेकिन स्कूल वाले नहीं मानते हैं। वी शुड चेंज इट, टॉपर भोंडू नहीं लिखने चाहिए, सारे के सारे टॉपर बन जाओ और कूल बनो, कूल टॉपर। तो अभी चलते यहाँ पर आते बाद घूम के आते। तो हमने क्या देखा कि जो जिंक ऑक्साइड होता है उसको जब हम कार्बन से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये जिंक रिड्यूस होकर हमें जिंक ऑक्साइड रिड्यूस होकर हमें जिंक मिलता है, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हुए है रिडक्शन करने का ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड को, वो कार्बन से ही है, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और फेरस ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल टू फेरस यानी कि आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद का जो रिएक्शन है वो है थर्माइट रिएक्शन, एंड थर्माइट रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट। तो थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, थर्माइट रिएक्शन में एल्यूमिनियम जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की जैसा वर्क करता है। यहाँ पर हमें रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया था कार्बन ने, लेकिन इस प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट का जो काम है वो करेगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, फेरस ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो फेरस ऑक्साइड रिड्यूस होकर बन जाता है आयरन, और जो एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इंटेंस हीट रिलीज होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, और इस रिलीज हुए हीट को हम यूज़ करते हैं रेलवे ट्रैक्स के वेल्डिंग में, यानी कि रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने में इस प्रोसेस का काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आएगा बंधु, इससे क्वेश्चन आएगा। थर्माइट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो थर्माइट रिएक्शन ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूज्ड फॉर आयरन ऑक्साइड रिडक्शन, यानी कि आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, और इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है एल्यूमिनियम, और इस प्रोसेस में इंटेंस हीट रिलीज होती है जिसे हम वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद का है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, रिक्वायर्ड फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। दी मेटल्स इज रिड्यूस्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इन मेटल का जो मोल्टेन स्टेट होता है, या फिर इन मेटल का जो इन मेटल ऑक्साइड्स को क्या करते हैं, यहाँ पर ले लीजिए एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मोल्टेन स्टेट होगा, यानी कि जो लिक्विड स्टेट होगा, लिक्विड स्टेट को हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ले जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हमने ये देखा होगा, एक बीकर में लेंगे हम इस मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, और यहाँ पर दो रॉड होंगे, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। ये कैथोड जो होगा ये होगा निगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये होगा निगेटिवली चार्ज, और ये जो एनोड होगा ये एनोड होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये बार मैं फिर से पिक्चर जो इसी तरीके से बना लेता हूँ। यहाँ पर जो बीकर होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस का सेटअप होगा, उसमें एक बीकर रहेगा, उसमें हम डालेंगे मोल्टेन हमारे मेटल ऑक्साइड को। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यहाँ पर डालने के बाद यहाँ का जो दो रॉड होंगे, यानी कि एक होगा कैथोड एक एनोड, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद हमें कैथोड में, यानी कि निगेटिव टर्मिनल में, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हमें कैथोड में क्या मिलेगा, हमारा मेटल एट लास्ट मिल जाएगा, यानी कि इस निगेटिव टर्मिनल में मेटल चिपक जाएगा।
ये जो मेटल है एल्यूमिनियम, ये चिपक जाता है हमारे निगेटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, जिसे हम कहते हैं कैथोड। और जो ये ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन हवा में उड़ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। और जो हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक वो है करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। करोजन क्या होता है और हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो करोजन को मैं यहाँ पर ज़्यादा उस तरीके से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि करोजन बहुत आसान चीज़ होती है। और करोजन को आप लोग इस तरीके से समझिए कि करोजन मतलब मेटल का डैमेज हो जाना। और उस डैमेज को क्यों होता है वो डैमेज, क्योंकि मेटल जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो फॉर्म करता है हमारा रस्ट। आयरन के केस में वो फॉर्म करेगा रस्ट। और ये जो रस्ट होता है ये डैमेज होता है, और इससे जो मेटल का आर्टिकल है, यानी कि मेटल से जो चीज बनी हुई है वो वीक हो जाती है। तो यहाँ पर हमें मेनली 3 मेटल के कोरोजन के बारे में दिया गया है। सबसे पहला है हमारे पास आयरन, यानी कि फेरस। जब वो वाटर और पानी के संपर्क में आता है तो वो क्रिएट करता है फेरस ऑक्साइड हाइड्रेट। और ये जो होता है इसका जो कलर सबको पता है, ये होता है रेडिश कलर का। ये रेडिश कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है, यानी कि जो जंग लगती है हमारे लोहे के चीज़ों में, वो उसे ही हम कहते हैं रेडिश कलर्ड रस्ट। उसके बाद हमारे पास जो मेटल है, जो भी करोजन के थ्रू जाता है, लेकिन इस मेटल का जो करोजन होता है वो करोजन हार्मफुल नहीं होता, बल्कि ये जो करोजन होता है ये करोजन इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो करोजन है कॉपर का। जब कॉपर करोड करता है, यानी कि जब कॉपर में रस्ट लगती है, तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं पटीना। ये जो पटीना होता है इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीनिश। ठीक है, इसका जो कलर होगा वो होगा ग्रीनिश कलर। और ये जो ग्रीनिश कलर का पटीना का सब्सटेंस फॉर्म होगा कॉपर के सीजों के बाहर, ये क्या करेगा, इस कॉपर के आर्टिकल को प्रोटेक्ट करेगा, इसे और रस्ट होने से बचाएगा। हम सभी ने तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखा ही होगा। मार्बल किसने नहीं देखा, मार्बल के मूवीज़। तो उसमें हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो देखा है वो उसका कलर सबने नोटिस किया होगा कि ग्रीनिश कलर है। लेकिन जो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो बना हुआ है कॉपर से। और हम सबको पता है कि कॉपर का जो कलर होता है वो होता है गोल्डन टाइप का। लेकिन ये कॉपर इतने सालों से जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे बाहर के सब्सटेंस के संपर्क में है, इसके कारण उसमें फॉर्म हो चुका है पटीना। और ये पटीना का कलर होता है ग्रीन। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जंग लग चुकी है। हाँ, इतना पुराना जंग लग चुका है उसमें। अभी हम देखते हैं जो हमारे पास लास्ट है वो है, जो हमारे पास लास्ट फॉर्म ऑफ कोरोजन कह सकते हैं वो है हमारे पास सिल्वर सल्फेट। ठीक है, जब सिल्वर मेटल यानी कि छाननी जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सिल्वर सल्फेट। और ये होता है कलर इसका ब्लैक। इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा ब्लैक, जो होता है अनअट्रैक्टिव। यानी कि हमने यहाँ पर इन तीनों एग्जाम्पल में देखा कि सिर्फ कॉपर के केस में ये पॉजिटिव इफेक्ट लाता है, ये जो रस्टिंग होता है या फिर ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस। और बाकी इन दोनों में ये निगेटिव होता है, क्योंकि सिल्वर में भी इसने ब्लैक कलर का अपीयरेंस ला दिया है, जो सिल्वर जैसे मेटल में हमें नहीं चाहिए होता है। तो एट लास्ट मैं आपको और एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, इससे रिलेटेड नहीं है, जो है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का आप कलर नोट कर लीजिए। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। और अगर हमें कॉपर ऑक्साइड को वापस में कॉपर में लाना है तो हम उसमें ऐड करते हैं हाइड्रोजन गैस, जिससे इसका कलर हो जाता है कॉपर। इसका कलर हो जाता है बाद में इसका कलर ब्लैक, इसका कलर फिर से हो जाता है गोल्डन। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर इसी के साथ ही हमने हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त कर लिया है। तो इसी के साथ ही इस चैप्टर को हमने खलास कर दिया है। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स का भी इसी तरीके से डिटेल्ड वन शॉट वीडियो चाहिए, हमारे चैनल जूनियर स्टडीज़ को चेकआउट करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इसी के साथ ही बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लाफिंग, कीप प्लेइंग, जो करना है करते रहो। बाय बाय।